तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शिक्षण प्रतिमान टॉपिक की। शिक्षण प्रतिमान को हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग मॉडल, ठीक ना। हम क्लास में जब पढ़ाने जाते हैं तो जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम टीचिंग मॉडल को भी ध्यान में रखते हैं कि हम किस प्रकार के मॉडल का यूज कर रहे हैं। हम अलग अलग टीचिंग मॉडल के आधार पर कक्षा में शिक्षण का कार्य करते हैं, ठीक ना। तो शिक्षण प्रतिमान के आज के जो टॉपिक में हम लोग सबसे पहले उसका अर्थ जानेंगे, उसकी विशेषताएं जानेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे, फिर उसका क्या प्रत्यय है वो जानेंगे हम। फिर इसके बाद हम दो टीचिंग मॉडल्स को पढ़ेंगे, ठीक ना। एक है निष्पत्ति प्रतिमान, एक है आपका प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान और दूसरा है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान। एक को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और एक को बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल। तो दो टीचिंग मॉडल को भी हम पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग टीचिंग की अर्थ, विशेषताएं, परिभाषा और प्रत्यय को जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल का अर्थ क्या होता है। आप मॉडल से क्या समझते हैं। आप मॉडल मतलब एक प्रारूप होता है, ठीक ना। प्रारूप मतलब क्या, डिजाइन। आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो आप एक कार्य को करने से पहले आप एक खाका बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि कौन कौन सी क्रियाएं किस क्रम में करनी है, वो आपका डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। तो उसी को हम मॉडल बोलते हैं। तो इसको हम शिक्षण प्रारूप भी बोलते हैं। और फिर क्या है कि शिक्षण की प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित व्यवहार परक अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना, जिसमें उद्देश्यों के अनुरूप अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन हेतु संभावित क्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं, ठीक ना। यानी शिक्षण की प्रक्रिया का पूरा व्याख्या जिसमें होता है उसे हम टीचिंग मॉडल कहते हैं, ठीक ना। कि हम किस प्रकार से शिक्षण करने वाले हैं उसका पूरा व्याख्या। फिर इसके बाद क्या है, शिक्षक की भूमिका स्पष्ट होती है कि क्लास में जाने के बाद शिक्षक क्या क्या करने वाला है। शिक्षण अधिगम एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इस चीज़ की भी व्याख्या टीचिंग मॉडल में होती है। विषय वस्तु के स्पष्टीकरण में शिक्षण साधनों की क्या उपयोगिता है। हम किस विषय वस्तु को पढ़ाने वाले हैं क्लास में और उसमें जो हम साधन यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, उन साधनों की उपयोगिता क्या है, ठीक ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता की सीमा का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। हमने क्लास में पढ़ा लिया तो अब पढ़ाने के बाद हम आकलन कैसे करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। इस चीज़ की व्याख्या भी हम टीचिंग मॉडल में करते हैं, ठीक ना। जोयस के अनुसार शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन के प्रारूप मात्र है। शिक्षण प्रतिमान विशिष्टीकरण की प्रक्रिया और विशिष्ट वातावरण तथा परिस्थितियों का विवरण है, जिसके माध्यम से छात्र में अंतःक्रिया द्वारा विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन संभव होता है। देखिए कह क्या रहा है, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन के प्रारूप मात्र है कि क्लास में किस प्रकार का अनुदेशन होगा उसका डिजाइन होता है। शिक्षण प्रतिमान विशिष्टीकरण की प्रक्रिया है कि सारी चीज़ों को हम पॉइंट बाय पॉइंट कैसे करने वाले हैं विशिष्ट रूप से। विशिष्ट वातावरण तथा परिस्थितियों का विवरण है कि किस प्रकार के परिस्थितियों और किस प्रकार के वातावरण में हम शिक्षण को करने वाले हैं, जिसके माध्यम से छात्र में अंतःक्रिया द्वारा विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन संभव होता है, ठीक ना। फिर हम देखते हैं टीचिंग मॉडल की क्या विशेषताएं हैं। तो टीचिंग मॉडल की विशेषताओं में शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के लिए गाइड का कार्य करते हैं। शिक्षण को एक रोड मैप देता है टीचिंग मॉडल की, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कि क्या पढ़ाएं, किस कक्षा के लिए कौन सी पाठ का विकास करें, कौन सी शिक्षण नीति विधि युक्तियों का प्रयोग करें तथा कैसे छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करें, ठीक ना। उसको पूरा रोड मैप दे देता है। फिर इसके बाद क्या है, शिक्षण प्रतिमान छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को निर्देशित करता है, ठीक ना। छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होता है उसमें भी मदद देता है टीचिंग मॉडल, ठीक ना। प्रत्येक के शिक्षण प्रतिमान सामान्यतः शिक्षक के व्यक्तिगत मतों, दर्शन, चिंतन तथा मूल्यों पर आधारित होते हैं, ठीक ना। बोल रहा है प्रत्येक के शिक्षण प्रतिमान सामान्यतः शिक्षक का जो व्यक्तिगत मत है, शिक्षक जिस विचारधारा को फॉलो करता है, शिक्षक का जो अपना चिंतन है, शिक्षक के जो अपने मूल्य हैं उस पर आधारित होते हैं। प्रत्येक के शिक्षण प्रतिमान कुछ निश्चित सूत्रों का प्रयोग करते हैं
जैसे ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन। हर टीचिंग मॉडल में कोई ना कोई रूल फॉलो किया जाता है। जैसे कि टीचर पहले ज्ञात चीज़ पढ़ाता है, फिर अज्ञात पे ले जाता है। पहले वो स्थूल पढ़ाता है, फिर उसके बाद एकदम माइक्रो सूक्ष्म की ओर, जटिल की ओर ले जाता है। पहले वो जैसे मैथ पढ़ा रहा है तो सरल सवाल को पढ़ाता है, फिर कठिन को ले जाता है। तो इस प्रकार के सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है टीचिंग मॉडल्स के अंतर्गत, ठीक ना। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण के बीच संतुलन बनाता है। कि एक टीचिंग मॉडल में, एक जो टीचिंग मॉडल होता है, एक टीचिंग मॉडल में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर उसके बाद उसका अग्रसरण, मॉनिटरिंग कैसे टीचर कर रहा है वो भी होती है, और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग कैसे टीचर करता है। ये चारों चीज़ की व्याख्या एक टीचिंग मॉडल में होती है, और चारों चीज़ की व्याख्या बिल्कुल क्रमबद्ध होती है, ठीक ना। सबसे पहले कोई भी टीचिंग मॉडल बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो उद्देश्य निर्धारित करता है, फिर उसके बाद उसको कैसे कार्य करना है, कौन सा पाठ पढ़ाना है, इस चीज़ में निर्णय लेता है। फिर उसके बाद वो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण निधि, युक्तियाँ, प्रेरक का डिसाइड करता है, उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था करता है। फिर उसको अग्रसरण यानी मॉनिटरिंग उसका क्लास में करता है, और फिर उसको कंट्रोलिंग करता है, ठीक ना। तो ये जो शिक्षण प्रतिमान है, जो शिक्षण प्रतिमान है, शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण, नियंत्रण के बीच संतुलन बनाता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ठीक ना। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल है बेसिक टीचिंग मॉडल्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक ना। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं रॉबर्ट ग्लेसर, जो कि 1962 में इसको दिए थे। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है एमएड एंट्रेंस एग्जाम में। इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं रॉबर्ट ग्लेसर, 1962 में इसको दिए थे। ये एक मनोवैज्ञानिक अधिनियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है, इसमें मनोवैज्ञानिक अधिनियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, ब्रूस जायस तथा मार्सबिल ने इस प्रतिमान को कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान की संज्ञा भी दी है। कौन? ब्रूस जायस तथा मार्सबिल ने, ब्रूस जायस तथा मार्सबिल ने इस प्रतिमान को कक्षा कक्ष मीटिंग प्रतिमान की संज्ञा दी है, क्लासरूम मीटिंग मॉडल्स की संज्ञा दी है। इस प्रतिमान के 4 मुख्य घटक होते हैं। इस प्रतिमान को बनाने में, इस मॉडल को बनाने में 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसके 4 मुख्य जो घटक हैं वो पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिंग बिहेवियर। तीसरा है अनुदेशात्मक प्रारूप, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स। चौथा है निष्पादन मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसके 4 घटक हैं। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है प्रारंभिक व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिंग बिहेवियर, और तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रारूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, और चौथा है निष्पादन मूल्यांकन, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये चारों जो घटक हैं ये क्या बोलते हैं। पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है हम देखते हैं। ये वे उद्देश्य हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है। शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है। एकदम ध्यान से, धीरे धीरे, बारीकी से चीज़ों को समझना है। जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का पहला घटक है, पहला मुख्य घटक है, वो क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक ना। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। ये वे उद्देश्य हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। यानी क्लासरूम में जाने से पहले जिन चीज़ों का निर्धारण शिक्षक करता है वो इसमें आते हैं, ठीक ना।
ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं। जब शिक्षक लेसन प्लान बनाता है कक्षा में जाने से पहले, तो सबसे पहला उसका काम होता है कि जो विषय वस्तु वो कल पढ़ाने वाला है उसके उद्देश्य लिखता है कि इस विषय वस्तु के पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, इस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद हम छात्रों में क्या वांछित परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं। व्यवहारिक रूप का मतलब होता है कि ये उद्देश्य कथन यानी स्टेटमेंट के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक ना। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है कि जो कंटेंट, जो विषय वस्तु मैं कल पढ़ाने वाला हूँ उससे किस सीमा तक छात्रों में वांछित परिवर्तन देखने को मिलेगा। शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण करता है। जो वो उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखता है उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो शिक्षण का कार्य करता है, ठीक ना। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है। ये जो उद्देश्य होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमें अपने टीचिंग को किस दिशा में लेकर जाना है, ताकि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो है उसमें वे उद्देश्य आते हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है। शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। अनुदेशनात्मक उद्देश्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें वे उद्देश्य आते हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। ये उद्देश्य व्यवहारिक रूप में लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराता है। शिक्षक इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का पहला जो घटक है, पहला घटक क्या है? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें वे उद्देश्य आते हैं जो शिक्षण शुरू करने से पूर्व शिक्षक निर्धारित करता है। ये व्यवहारिक रूप में ये उद्देश्य लिखे जाते हैं। ये उद्देश्य सीखने की सीमा का बोध कराते हैं। शिक्षक उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण कार्य करता है। ये शिक्षण को निश्चित दिशा प्रदान करता है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बुनियादी शिक्षण का पहला घटक। अब हम बात करते हैं बुनियादी शिक्षण के दूसरे घटक की। तो जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यताओं आदि का आकलन दिया जाता है। देखिए, मैं आपको व्यवहारिक भाषा में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि जो बेसिक टीचिंग मॉडल का दूसरा मुख्य घटक है उसमें क्या होता है। आप किसी भी शिक्षक को ले लीजिए, अगर आप खुद एक छात्राध्यापक हैं, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो क्या करता है। सबसे पहले जाता है तो वो सीटिंग अरेंजमेंट देखता है, फेस रीडिंग देखता है कि बच्चे कौन एक्टिव हैं, कौन डी एक्टिव हैं, ठीक ना। इसके बाद वो उन चीज़ों को सही करता है। फिर जब वो स्टार्टिंग करता है अनुक्रिया, तो उसमें क्या होता है, वो पहले इंटरिंग बिहेवियर से स्टार्ट करता है, यानी पूर्व व्यवहार से। वो बच्चों का जो मेंटल लेवल है आगे चेक करता है कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए मैं मौलिक अधिकार पढ़ाने वाला हूँ, तो बच्चों को मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ जानकारी है कि नहीं है। अगर जानकारी है तो जो मैं मौलिक अधिकार की जानकारी देने वाला हूं उनके प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्ट कर दूंगा। तो कोई भी शिक्षक जाता है तो सबसे पहले उसका पूर्व ज्ञान देखता है कि बच्चा पहले से कितना जानता है, उसका सीखने की क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, ठीक ना। वो उसकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है, ठीक ना। ये सारी चीज़ों को देखता है। सारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्व व्यवहारों पर आधारित होती है। जितनी भी शिक्षण प्रक्रिया है पूर्व व्यवहारों पर ही आधारित होती है। आप बच्चे का बिना पूर्व व्यवहार जाने अच्छा शिक्षण नहीं कर सकते। जब तक आप बच्चे का एक मेंटल लेवल नहीं आप पता लगा पाएंगे कि इसका मेंटल लेवल क्या है, ये किस प्रकार से सीखता है, इसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो क्या है, तब तक आप एक अच्छे शिक्षण को संपन्न नहीं कर सकते। छात्रों के पूर्व या प्रारंभिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण स्तर का निर्धारण किया जाता है। छात्रों के पूर्व व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण स्तर का निर्धारण किया जाता है। जब आप क्लास में जाते हैं और आप बच्चों का मेंटल लेवल, सीखने की कैपेसिटी, ये सब देख लेते हैं तो फिर उसी हिसाब से आप पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड के अनुसार बच्चे की कैसी रुचि है, कैसी अभिवृत्ति है, कैसी क्षमता है, उसके अनुसार आप पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं
हैं ईजिली सीख जाते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक ठीक ना, और जो आप पढ़ाते हैं क्लास में बाईलैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और आप इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को ठीक करा देंगे और फिर पढ़ाएंगे, या तो आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें हिंदी का थोड़ा यूज करेंगे जब उसको समझाने के लिए, इंग्लिश के बाद तुरंत हिंदी बोलेंगे ताकि उसको भी समझ में आ जाए। तो ये होती है अकॉर्डिंग टू नीड टीचिंग, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू नीड टीचिंग, यानी कि आवश्यकता के अनुसार शिक्षण का स्तर हम निर्धारण करते हैं, ठीक ना। तो इसका जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो दूसरा घटक है वो क्या है, प्रारंभिक अथवा पूर्व व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटरिंग बिहेवियर। शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान, बुद्धि का स्तर, सीखने की योग्यताओं आदि का आकलन दिया जाता है। सारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्व व्यवहारों पर आधारित होती है। छात्रों के पूर्व या प्रारंभिक व्यवहारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण स्तर का निर्धारण किया जाता है, ठीक ना। इसके बाद बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो तीसरा मुख्य घटक है वो है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स, ठीक ना। इसका संबंध शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षण विधि, शिक्षण प्रवृत्तियाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि का प्रयोग होता है, जिससे शिक्षक छात्र के बीच अंतःक्रिया स्थापित हो सके, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती है, किससे रिलेटेड, जो टॉपिक मैं लेके क्लास में गया हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड अनुक्रिया शिक्षक स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। इसका संबंध शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं से होता है। जैसे हम क्लास में एंटर कर गए और हमने अपने टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो अब उस टॉपिक को पढ़ाने से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हमने लिखी हुई थी लेसन प्लान में, वो सारी यहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। इस सोपान के अंतर्गत हमने किस शिक्षण विधि का उपयोग किया है वो देखा जाता है। इस शिक्षण प्रविधियों का कौन सा उपयोग किया गया है वो देखा जाता है। कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैंने क्लासरूम में यूज किए गए हैं वो देखा जाता है, जिससे छात्र के बीच अंतःक्रिया स्थापित हो सकता है। जब हम क्लास में जाते हैं तो जो अंतःक्रिया है, जो हमारा इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन हम कैसे करते हैं, टीएलएम के द्वारा ही तो करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा ही तो करते हैं। हम एक विषय वस्तु को लेके जाते हैं, विषय वस्तु के अंदर हमारा सब टॉपिक होता है, उसको हम किस टीचिंग मेथड से पढ़ाते हैं, किस शिक्षण प्रविधि से पढ़ाते हैं, यही सारी चीज़ें तो इंक्लूड होती हैं। और ये सारी चीज़ें हमारा किस में आती हैं, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर यानी अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में। ये बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का तीसरा मुख्य घटक है, ठीक ना। इसके बाद हम बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का चौथा मुख्य घटक पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। इसका चौथा मुख्य घटक कौन सा है, इसका चौथा मुख्य घटक है निष्पादन मूल्यांकन। इसका प्रमुख उद्देश्य अनुदेशन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का पता लगाना है। निष्पादन मूल्यांकन का मतलब ये है कि हमने क्लासरूम में टीचिंग कर लिया, तो अब हम ये पता लगाएंगे कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि इस विषय वस्तु को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या परिवर्तन होगा, उसकी सीमा का हम पता लगाते हैं कि जब हमने पढ़ाया तो छात्रों में क्या उतना परिवर्तन हम ला पाए जितना कि हम निर्धारित किए थे, ठीक ना। इसमें निर्णय लिया जाता है कि मूल्यांकन कैसे किया जाए। इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि हमने जो टीचिंग की है, जो हमने पढ़ाया है, ठीक ना, उसका मूल्यांकन हम किस विधि से करेंगे, उसका जो इवोल्यूशन है वो किस मेथड से करेंगे। क्या हम टेस्ट लेके मेथड करेंगे, या फिर हम मौखिक प्रश्न पूछ के करेंगे, या फिर हम बच्चों को उस टॉपिक पे कुछ विचार रखने के लिए कहेंगे, या फिर उसका हम आकलन करेंगे कि पढ़ते समय वो ध्यान से सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। अनेक प्रकार की विधियां होती हैं मूल्यांकन की, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो मूल्यांकन कैसे किया जाए तथा किस प्रकार किया जाए, शिक्षण की सफलता असफलता पता लगाई जाए। इसमें विभिन्न परीक्षणों, निरीक्षण, प्रक्षेपी तकनीकी, साक्षात्कार आदि का प्रयोग किया जाता है, जो छात्रों और शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करता है। जब हम मूल्यांकन शिक्षक कर लेता है तो उसको एक फीडबैक मिलता है। यदि बच्चा उत्तर दे दिया तो वो समझता है कि मेरी जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल है, और बच्चा यदि उत्तर नहीं दे पाया, चीज़ों को आंसर नहीं दे पाया, तो टीचर समझता है कि कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने में ही कमी रह गई थी, ठीक ना, मेरे टीचिंग में ही कुछ कमी थी जिससे कि बच्चा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाया। तो वो अपनी शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करता है शिक्षक, ठीक ना। निष्पादन मूल्यांकन सत्य, विश्वसनीय, वैध, वस्तुनिष्ठ तथा प्रभावशाली होना चाहिए।
आप तो जानते हैं कि कोई भी आप मूल्यांकन कर रहे हों या आकलन कर रहे हों, वो सत्य होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए तथा प्रभावशाली होना चाहिए, तभी आपका मूल्यांकन अच्छा होता है। ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, ठीक ना। जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक ना। विश्वसनीयता, वैधता, वेरिएबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इफेक्टिविटी, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शिक्षण प्रतिमान के क्या अर्थ हैं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक ना, अर्थ, विशेषताओं, और फिर इसके बाद हमने क्या किया कि एक टीचिंग मॉडल को भी हमने पढ़ लिया। एक टीचिंग मॉडल हमने कौन सा पढ़ा? बेसिक शिक्षा मॉडल, ठीक ना, बेसिक शिक्षा प्रतिमान, जिसको आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, ठीक ना, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक ना। बेसिक टीचिंग मॉडल के अंतर्गत हमने 4 मुख्य घटकों को पढ़ा। वो 4 मुख्य घटक कौन थे? पहला था आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ठीक ना, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था? दूसरा आपका था पूर्व व्यवहार या प्रारंभिक व्यवहार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरिंग बिहेवियर, ठीक ना। तीसरा क्या था? अनुदेशनात्मक प्रारूप, ठीक ना, अनुदेशनात्मक प्रारूप को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। और चौथा क्या है? निष्पादन मूल्यांकन, निष्पादन मूल्यांकन को हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक ना। तो एक टीचिंग मॉडल और है जो कि मैं आपका कल की वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, उसका नाम है प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान नाम है। एक ही वीडियो में मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ कि वो आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। हम लोग एक पर्टिकुलर यदि उस मॉडल को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।